प्रिय मित्रों, नमो नमः। आप सभी का संस्कृत प्रिय क्लासेस में स्वागत है। मित्रों, आइए आज हम सभी इन सभी संधियों को यानी स्वर संधि के इन प्रकारों को जितना अभी आज तक हमने आप सभी जितना अभी आज तक हम और आप साथ में रह करके सीखे हैं, इन सभी संधियों को एक नज़र में पहचानने की ट्रिक यानी कि एट द फर्स्ट साइट यानी पहली नज़र में देखते ही उसको पहचानने का तरीका आपको बताएंगे। तो जैसे अब यहाँ पर दीर्घ संधि है, गुण संधि है, वृद्धि संधि है, यड़ संधि, अयादि संधि और पूर्व रूप संधि। तो यहाँ तक अभी आज तक हम लोगों ने सीखा है। तो आइए पहले इतना आज हम आप सभी को ट्रिक समझाने जा रहे हैं। तो यहाँ पर दीर्घ संधि कैसे पहचानेंगे? तो यहाँ पर जब किसी शब्द के बीच में आ की मात्रा मिल जाएगा या फिर किसी शब्द के बीच में यहाँ पर ये दीर्घ ई यानी बड़ी ई की मात्रा मिल जाएगी या किसी शब्द के नीचे बड़ा ऊ का मात्रा मिल जाएगा यानी दीर्घ ऊ की मात्रा मिल जाएगी, तो वहाँ पर ये दीर्घ संधि होगी। और जब यहाँ पर किसी शब्द के नीचे ये बड़ी री मिल जाएगी तो भी यहाँ पर ये दीर्घ संधि होगी। और जब ये गुण संधि को आइए सीखते हैं। जब किसी शब्द के ऊपर एक तिरछी पाई लगी रहे, यहाँ पर जब ए की मात्रा लगी रहे, चाहे वह ए के रूप में हो और चाहे वह मात्रा ओ के रूप में हो, और किसी शब्द के बीच में जब अर आ जाए या किसी शब्द के बीच में अल आ जाए यानी कि आधा र आपको दिख जाए यानी हलंत युक्त र दिख जाए या फिर हलंत युक्त ल दिख जाए या आधा ल दिख जाए, तब आप उस संधि को गुण संधि कहेंगे। और फिर जब यहाँ पर अब इसमें एक तिरछी पाई हो रहा था गुण में, तो अब वृद्धि संधि कहता है कि मैं उससे थोड़ा बड़ा हूँ तो मुझ में दो तिरछी पाई होनी चाहिए। तो अब इसमें किसी शब्द के ऊपर जब दो तिरछी पाई लग जाती है, चाहे वह आय की मात्रा के रूप में आ जाए और चाहे वह औ की मात्रा के रूप में आ जाता है, तो वहाँ पर यह वृद्धि संधि हो जाती है। और जब अकारांत उपसर्ग के आगे कोई भी रीकारांत धातुएं आ जाती हैं तो वहाँ पर ऐसा आर शब्द हो जाता है यानी कि उस शब्द की संधि करने पर वहाँ पर आर बीच में आ जाता है। तो जब आर शब्द आ जाता है तो वहाँ पर भी वृद्धि संधि का प्रयोग हो जाता है। तो आप उसको वृद्धि संधि समझेंगे। और आइए अब यड़ संधि को सीखते हैं। तो यड़ संधि में क्या है? यड़ संधि में है जैसे कि किसी शब्द के बीच में आधा ध आ जाएगा या आधा र आ जाएगा। किसी शब्द के आदि में भी जैसे यहाँ पर आधा स आ सकता है और यहाँ पर आधा त किसी शब्द के बीच में आ जाएगा, किसी शब्द के बीच में आधा न आ जाएगा और किसी शब्द के बीच में आधा ल आ जाएगा या पहले भी आधा ल आ सकता है। तो इस तरह से जब ये कटे अक्षर आ जाए, किसी शब्द के बीच में कटे अक्षर आ जाए, कुछ शब्दों को छोड़ करके जब ये कटे अक्षर आ जाते हैं तो वहाँ पर यड़ संधि का प्रयोग हो जाता है। अभी मैं वो भी शब्द तमाम बताऊँगा, कुछ शब्दों को मैं यहाँ बताऊँगा कि किन किन शब्दों को लगभग छोड़ करके यहाँ पर ये यड़ संधि हो जाते हैं। अब आइए अयादि संधि को सीखते हैं। तो अयादि संधि में शब्दों के बीच में आएगा, अब आएगा, आय आएगा। ये मित्रों आ की मात्रा समझिएगा इसको। तो यहाँ पर आय और आव आ जाएगा। यानी कि कहने का भाव यहाँ पर यह है कि जब ये दीर्घ, गुण, वृद्धि, यड़ ये चारों संधियों में कोई भी लक्षण नहीं मिलेगा तो हम अयादि संधि के लक्षण को वहाँ पर प्रयोग करेंगे। और जब ये लग जा रहा है तो अब वहाँ पर हम निसंदेह बताएंगे कि यह अयादि संधि है। और अब यहाँ पूर्व रूप संधि में क्या होगा? तो पूर्व रूप संधि में ये अंग्रेजी के एस जैसा एक आकृति आपको दिखाई पड़ेगी जिसको खंडाकार चिन्ह कहते हैं या अवग्रह कहते हैं। तो आपको यह किसी शब्द के बीच में दिखाई पड़ेगा तो यह समझिएगा कि यह पूर्व रूप संधि का उदाहरण है। जैसे अब आइए मैं लिख रहा हूँ और आप सभी बताइएगा।
जैसे यहाँ पर हमने लिखा विद्यालयः, तो ये किस संधि का उदाहरण है? हाँ, सही बताया आपने कि ये आ की मात्रा जब इसमें बीच में आया हुआ है तो यहाँ से ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। और जब जैसे यहाँ पर हमने दूसरा उदाहरण लिखा गिरीशः, तो ये किस संधि का उदाहरण है? हाँ, अब इसमें भी ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर ये बड़ी की मात्रा आई है बीच में, तो ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। और जब अभी दूसरा उदाहरण सीखते हैं, जैसे यहाँ पर हमने लिख दिया भानुदयः, तो ये किस संधि का उदाहरण है? तो यहाँ पर देखिए शब्द के नीचे यहाँ पर ये बड़ा उ का मात्रा लगा हुआ है, तो यहाँ पर ये भानुदयः दीर्घ संधि का उदाहरण है। जैसे अब यहाँ पर हमने लिख दिया पितृडम, पितृडम शब्द, ये किस संधि का उदाहरण है? तो ये संधि उदाहरण है दीर्घ संधि का, ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। अब आइए देखते हैं गुण संधि के उदाहरण को। जैसे रमेशः, अब यहाँ पर देखिए रमेशः जब हमने लिखा तो ऊपर एक तिरछी पाई आ जाती है, तो यहाँ पर ये रमेशः शब्द ये गुण संधि का उदाहरण है। इसी प्रकार से महेशः, महेशः में भी एक तिरछी पाई लगी हुई है। दिनेशः, दिनेशः में भी ऊपर एक तिरछी पाई लगी हुई है, तो ये किस संधि का उदाहरण है? हाँ, गुण संधि का। और अब यहाँ पर देखिए कि जब ओ के रूप में आ जाता है, जैसे महोदयः, जैसे आया महोदयः, जब यहाँ पर हमने महोदय लिखा तो देखिए ऊपर एक तिरछी पाई आई, लेकिन यहाँ पर ओ के रूप में आई है। तो दूसरा उदाहरण सीखते हैं। जैसे वृक्षोपरि, अब यहाँ पर देखिए वृक्षोपरि में यहाँ पर भी ओ की मात्रा आ गई है, तो यह किस संधि का उदाहरण है? यहाँ पर देखिए ओ की मात्रा आई है, तो ये गुण संधि का उदाहरण है। अब जैसे यहाँ पर हमने कहा देवर्षि, देवर्षि, तो ये किस संधि का उदाहरण है? तो यहाँ पर देखिए अर आ रहा है बीच में, देवर्षि, चाहे ऐसे कहिए और चाहे इस तरह से कहिए, देवर्षि, देवर्षि, ब्रह्मर्षि, राजर्षि। तो इस तरह से जब अर आ जाएगा, यानी अर का साउंड आएगा, अर की आवाज़ आएगी, तो आप यहाँ पर ये गुण संधि के उदाहरण को आप समझेंगे कि ये हमारा गुण संधि का उदाहरण है। अब जैसे तवलकारः, ये अल का साउंड आया, यानी अल की आवाज़ आ रही है, तो यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा गुण संधि का उदाहरण कि ये हमारा अल बीच में आ रहा है। तवलकारः, ममलकारः, तो इस तरह से ये सभी गुण संधि के उदाहरण होंगे। और फिर इसके बाद यहाँ पर हमने वृद्धि संधि को लिखा है, तो वृद्धि संधि को कैसे आप पहचानेंगे? जब किसी शब्द के ऊपर दो तिरछी पाई रहेगी, चाहे वह आय के रूप में रहेगी और चाहे औ के रूप में रहेगी। जैसे ममयकः, ममयकः, तो ये देखिए यहाँ पर आय के रूप में यहाँ पर यह दो तिरछी लग गई है, तो इसमें वृद्धि संधि है। जैसे सुरौकः, सुरौकः, शैव, शैव में भी वृद्धि संधि है। महौषधि, महौषधि, तो यहाँ पर देखिए औ की मात्रा के रूप में यहाँ पर ये
जब यह दो तिरछी आ गई तो यहाँ पर ये वृद्धि संधि का उदाहरण है। जैसे अब यहाँ पर हमने बना दिया इसको प्रार्छति, प्रार्छति, प्रधन रिच्छति जिसका उदाहरण है, यानी कि जिसका विच्छेद हो जाएगा प्रधन रिच्छति तो प्रार्छति बन जाता है। तो यह उदाहरण देखिए यहाँ पर आर का बोध करा रहा है आपको, आर, तो जब आर आ जाएगा तो यहाँ पर ये वृद्धि संधि का उदाहरण बन जाता है। इसी प्रकार से जलौघः, जलौघः ये वृद्धि संधि का उदाहरण है। गंगौघः, गंगौघः तो ये गंगौघः भी ये वृद्धि संधि का उदाहरण, क्योंकि बीच में यहाँ पर औ की मात्रा आई हुई है। अब जैसे यहाँ पर है घटनैसा, घटनैसा ये कौन सी संधि है? तो यहाँ पर अय की मात्रा जब आई हुई है तो ये हमारी वृद्धि संधि का उदाहरण है। अब आइए यड़ संधि के उदाहरण को सीखते हैं। तो यड़ संधि में जैसे आ गया हमारा मध्वरिहि, तो यहाँ पर आ गया मध्वरिहि, तो यहाँ पर देखिए आधा ध दिखाई दे रहा है, तो हम एक नज़र में यानी पहली नज़र में देखते ही इसको यह बता देंगे कि यह यड़ संधि का उदाहरण है। जैसे आया स्वागतम, तो अब इसमें देखिए कटा अक्षर पहले ही मिल गया हमको, तो हम ये बता देंगे कि जब ये कटा अक्षर आधा स आ गया है तो यह यड़ संधि का उदाहरण है। इत्यलम, जब यहाँ पर आ गया ये इत्यलम, आधा त दिखा, आधा त को हमने देखा, तो यहाँ पर हम बताएंगे कि यह यड़ संधि का उदाहरण है। जैसे यहाँ पर हमने लिख दिया नन्वयम, नन्वयम, आधा न यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो ये हमारा उदाहरण है यड़ संधि का, क्योंकि इसमें आधा न कटा हुआ आया है। अब इसी प्रकार से जैसे और भी उदाहरण हैं, जैसे नद्युदकम, नद्युदकम ऐसे लिख सकते हैं इसको, नद्युदकम, नद्युदकम, तो यहाँ पर ये आधा द दिखाई दे रहा है, तो आप यदि इसको इस तरह से नहीं समझ पा रहे हैं तो ऐसे समझिए जैसे आधा द और यू द कम, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए। तो नद्युदकम में यहाँ पर आधा द दिखाई दे रहा है हमको, तो इस तरह से जब यहाँ पर आधा द आ गया तो भी यहाँ पर हमारा यड़ संधि का उदाहरण है। अब आइए अयादि संधि को सीखते हैं। तो अयादि संधि में क्या किया जाएगा कि यहाँ पर ये अय, अब, आय, आव इस तरह से हो जाना है। तो जैसे यहाँ पर हमने कहा नयनम, तो यहाँ पर देखिए दूसरे किसी संधि में इस तरह का कोई भी संकेत नहीं मिल रहा है जिसको कि हम अयादि कह सकें। तो अब हमने यहाँ पर देखा कि न य कहा जा रहा है, यानी कि अय आ रहा है न और य में, तो अय, तो यहाँ पर हमने इस अय को ध्यान में रखते हुए अयादि कह दिया इसको कि यह अयादि संधि का उदाहरण है। जैसे हमने कह दिया पवनम, पवनम, पवनम में देखिए यहाँ पर अब आ रहा है, तो इस तरह से यह हमारा उदाहरण अयादि संधि का है। जैसे नायकः, नायकः में देखिए यहाँ पर आय आ गया, तो इस तरह से हमारा यह उदाहरण अयादि संधि का है। जैसे पावकः, इस तरह से जब ये हमको उदाहरण मिल गए पावकः में यहाँ पर आव बीच में दिखाई दे रहा है, तो हम कहेंगे इसको कि यह अयादि संधि का उदाहरण है। और जब किसी शब्द के बीच में, अब यहाँ पर ये पूर्व रूप संधि को बता रहे हैं हम कि अब जब किसी शब्द के बीच में ये अंग्रेजी के एस जैसी संरचना यहाँ पर हम आपको दिखे, तो यहाँ पर हम इसको पूर्व रूप संधि कहेंगे। जैसे सोपी, ऐसे जैसे सोपी में देखिए यहाँ पर स और प के बीच में यहाँ पर
ये अवग्रह का निशान बना हुआ है, यानी कि खंडाकार चिन्ह दिखाई पड़ता है, तो हम इसको पूर्व रूप संधि कहेंगे। जैसे कोपी, जब यहाँ पर को और पी के बीच में, यानी इसका और प के बीच में यहाँ पर हमको यह अंग्रेजी के एस जैसा निशान दिखाई पड़ता है, तो हम इसको कहेंगे पूर्व रूप संधि का यह उदाहरण है। जैसे बालको अवदत्, बालको वदत्, अगर हम इसको मिलाएंगे बालको धन अवदत् को, तो इस तरह से बन जाएगा बालको अवदत्। तो यहाँ पर अंग्रेजी का एस जैसी संरचना यानी खंडाकार चिन्ह दिखाई पड़ता है, या इसका नाम अवग्रह है। तो आप इस अवग्रह को देखते ही यह कह सकते हैं कि यह पूर्व रूप संधि का उदाहरण है। तो आइए हम कुछ शब्दों को लिखते हैं और आप सभी देख करके इसको बताने का प्रयास कीजिए। जैसे अभी हमने लिखा देवेशः, देवेशः में क्या होगा, कौन सी संधि है? हाँ, गुण संधि है। अब जैसे हमने लिखा बसंतर्तुः, बसंतर्तुः, तो यहाँ पर देखिए तरतुः आ रहा है, तरतुः, तो बसंतर अर आ रहा है ना इसमें, तो यहाँ पर ये अर आ जाएगा, तो ये गुण संधि का उदाहरण है। अब कैसे आपको कुछ शब्दों में लगेगा कि हाँ यहाँ पर यड़ नहीं है, तो इसको देख लीजिए। जैसे मध्यावकाशः, मध्यावकाशः, तो यहाँ पर हम आपको ये बताना चाहेंगे कि यहाँ पर आपको यहाँ बीच में जो आ की मात्रा है इसको देखना है, और दूसरी बात यहाँ पर इस ध को यहाँ से अलग करने से पहले हम इस शब्द को अच्छे से पढ़ेंगे कि कौन कौन सा शब्द मिल करके बना है। जैसे मध्य धन अवकाश मिला है, तब जा कर के यहाँ पर मध्यावकाश हो गया है। तो इस तरह से मध्य और अवकाश दो शब्द मिल करके बने हुए हैं। इसी तरह से दैत्यारिह, दैत्यारिह, यह भी एक उदाहरण है, जो कि यह भी, ये दोनों ही उदाहरण दीर्घ संधि के हैं, क्योंकि यहाँ पर भी आ की मात्रा बीच में आ रहा है और यहाँ पर भी आ की मात्रा बीच में आ रहा है। तो दोनों यहाँ पर इस दीर्घ संधि का संकेत हमको दे रहे हैं। तो इस तरह से हमारे ये दीर्घ संधि के उदाहरण हुए। तो यहाँ पर दैत्य मीन्स होता है राक्षस और अर मीन्स होता है शत्रु। तो दैत्य यह पर हम काटेंगे इसको, न कि यहाँ पर त पर। तो और भी एक आपको सुझाव देना चाहते हैं मित्रों कि यहाँ पर जब भी ये अंतिम में किसी भी शब्द के अंतिम में यहाँ पर स आ जाए, यानी तालव्य स आ जाए, जिसे आप बड़ा स बोलते हैं, यदि यह बड़ा स लास्ट में आ जाता है किसी शब्द में, तो उसके विच्छेद में ज़रूर ई जुड़ जाता है, यानी ईसह आ जाता है। जैसे कि यहाँ पर हम इसको विच्छेद करके दिखा रहे हैं आपको, रमाधन ईसह, रमाधन ईसह। अब यहाँ पर देखिए महेशः में यहाँ पर भी स आया है, तो हम ईसह जोड़ देते हैं अपने आप ही। तो इस तरह से हो जाएगा महाधन ईसह। इसी तरह से दिनेशः में है, तो दिन धन ईसह। तो इस तरह से हो जाएगा दिन धन ईसह। तो आशा है कि मित्रों आप सभी को यह ट्रिक समझ में आया होगा। धन्यवाद मित्रों।